नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज इस वीडियो में हम चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, उसमें हमने देखा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ऑफ ट्रेड को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था और अब से ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्योरली पॉलिटिकल बॉडी बनकर रह गई थी। तो बेसिकली क्या हो रहा था, हर एक चार्टर एक्ट के साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर अपने हाथों में लेती जा रही थी और एक तरीके से पूरी तैयारी चल रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज जो है इंडिया में ख़त्म कर दिया जाए पूरी तरह से। तो यहाँ पर भी हमें उसका ही एक्सटेंशन देखने को मिला। तो इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको दो बॉडीज़ मिलकर संभाल रही थी। एक थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनकी संख्या थी 24। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में ये 24 से घटाकर 18 कर दिए गए और इन 18 में से भी 6 लोग ब्रिटिश क्राउन द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। और साथ ही हमने देखा था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कि कैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल का कामकाज था वो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही संभाल रहा था। तो ताकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपना ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सके, इसलिए यहाँ पर इस एक्ट में प्रोविज़न दे दी गई कि बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक अलग से गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में गवर्नर जनरल के ऑफिस में क्या क्या चेंजेस किए गए। तो हमने देखा था चार्टर एक्ट 1833 में कि गवर्नर जनरल के काउंसिल में एक चौथा मेंबर इंट्रोड्यूस किया गया था, पर उस चौथे मेंबर की पावर्स काफ़ी लिमिटेड थी, यानी कि वो बहुत ही लिमिटेड इश्यूज़ पे वोट कर सकता था। यहाँ पर वो जो चौथा मेंबर था जो कि एक लॉ मेंबर था, उसे चार्टर एक्ट 1853 में राइट टू वोट दे दिया गया, यानी कि अब से वो एक फुल फ्लैश्ड मेंबर बन गया गवर्नर जनरल के काउंसिल का। उसके साथ ही हमने देखा था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कि जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था उसके अंदर 6 मेंबर्स थे। एक तो गवर्नर जनरल खुद था, उसके अलावा 4 गवर्नर जनरल के काउंसिल के मेंबर्स थे और एक था कमांडर इन चीफ। तो इन 6 लोगों को मिला के गवर्नर जनरल का काउंसिल बनाया गया था। तो यहाँ पर क्या किया गया, ये जो 6 लोग थे, एक गवर्नर जनरल, 4 उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिलर और एक कमांडर इन चीफ, इन 6 लोग जो थे ये एक तरीके से एग्जीक्यूटिव्स थे। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए इस काउंसिल की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई, यानी 6 मेंबर और ऐड कर दिए गए। अब ये 12 मेंबर कौन से थे वो देखते हैं। तो ये 12 मेंबर थे, एक गवर्नर जनरल खुद, एक कमांडर इन चीफ और 4 मेंबर गवर्नर जनरल के काउंसिल के। यहाँ तक तो चीज़ सेम रही जो पहले था। अब उसके अलावा जो 6 मेंबर और ऐड किए गए वो कौन कौन थे। एक था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता का, और एक कोई और जज सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता से, और 4 रिप्रेजेंटेटिव्स लिए गए लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, जो कि बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस की जो लोकल गवर्नमेंट्स थी उनसे एक एक मेंबर उन्होंने चुना। तो ये 12 मेंबर मिलके अब लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाते थे और यही सारे लेजिस्लेटिव फंक्शंस पूरे करते थे। साथ ही गवर्नर जनरल एक वाइस प्रेसिडेंट को भी नॉमिनेट कर सकता था काउंसिल के अंदर, और गवर्नर जनरल का जो एसेंट है वो सारे लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स के लिए रिक्वायर्ड होता था। मतलब कि वो कंडीशन होती थी कि जब तक गवर्नर जनरल उस पर हाँ नहीं भरता तब तक कोई भी जो लॉ है वो नहीं बनाया जा सकता। अब देखते हैं और क्या चेंजेस किए गए। तो इस समय क्या था कि 1833 से 1853 के बीच में इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर टेरिटरीज थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि सिंध और पंजाब अब कंपनी के रूल के अंदर एनेक्स कर लिए गए थे। साथ ही इस समय जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को यूज़ करते हुए काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट्स जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन किया हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, उन्हें एनेक्स कर लिया था। तो इसके कारण जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज थी भारत के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो यहाँ पर इसको बेटर एडमिनिस्टर करने के लिए
गवर्नमेंट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एक्स्ट्रा पावर्स दी कि वो एक नई प्रेसिडेंसी या प्रोविंस बना सकते हैं। उसके साथ ही ये जो मैं बता चुका हूँ, सिंध और पंजाब नए प्रोविंस ऐड हो चुके थे। तो यहाँ पर पंजाब के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया, क्योंकि यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाने की पावर भी दे दी गई थी इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। और इस एक्ट के चलते ही असम को अलग प्रोविंस बनाया गया था, और जो बर्मा थाईलैंड था, थाईलैंड नहीं सॉरी म्यांमार, उसे भी एक अलग प्रोविंस बना दिया गया। पहले इंडिया की प्रोविंसेस के साथ ही जोड़ के रखा हुआ था, और साथ ही सेंट्रल प्रोविंसेस बनाए गए। अब हम आते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज के बदलाव पे। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में इंडियन सिविल सर्विसेज में एक बहुत ही बड़ा चेंज किया गया। तो इससे पहले क्या था कि चार्टर एक्ट 1833 में फेयर कंपटीशन की बात की गई थी, लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स के लिए एग्ज़ाम का सिस्टम शुरू नहीं हो पाया था। अभी भी क्या हो रहा था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सिविल सर्वेंट्स को नॉमिनेट कर रहे थे। तो यहाँ पर एक मकैले कमेटी आई जिसने 1854 में एक रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस लाए गए इंडियन सिविल सर्विसेज में। और पहली बार अब इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन स्टार्ट हो गया, यानी कि पहली बार अब सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम होना शुरू हो गया। ये लंदन में हुआ करता था, और इसके साथ ही जो कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज पोस्ट थी, यानी कि जो हायर सिविल सर्विसेज पोस्ट थी, वो इंडियंस के लिए ओपन हो गई। और हाँ, जो लोअर सिविल सर्विसेज पोस्ट थी वो तो पहले से ही इंडियंस के लिए ओपन थी। तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो कंट्रोल था, जो वो अपने जान पहचानकारों को ही सिविल सर्विसेज के लिए नियुक्त कर दिया करते थे, वो अब से ख़त्म हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853 के साथ लाई गई। तो अब हम इसका एक तरीके से सार देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए। तो यहाँ पर पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग किया गया। जैसे कि मैंने बताया, वो जो 12 मेंबर्स ला के लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, उसके कारण जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के फंक्शंस अलग हो गए थे। और ये जो 12 मेंबर्स थे, ये एक तरीके से मिनी पार्लियामेंट की तरह फंक्शन करते थे। तो इस एक्ट ने एक तरीके से फाउंडेशन रखी मॉडर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम की इंडिया के अंदर। और जो लेजिस्लेटिव विंग था, वो एक तरीके से मिनी पार्लियामेंट की तरह यहाँ पर काम करता था। अब इस चार्टर एक्ट में पुराने चार्टर एक्ट के से अलग यहाँ पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई, यानी कि इस एक्ट में साफ यहाँ पर लक्षण देखने को मिल रहे थे। इवन विदाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बगैर भी अगर वो नहीं भी होता, तो यहाँ पर पहले से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की तैयारी चल रही थी कि वो कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में पूरी तरह से कंट्रोल ले लेंगे। उसके साथ ही ये जो 6 मेंबर्स मैंने बताया आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर ब्रिटिश क्राउन के नॉमिनेट किए हुए इंट्रोड्यूस किए गए। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा था कि पूरी तरह से कंपनी का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत कम कर दिया जा रहा है। और यहीं से पहली बार इंडियन सिविल सर्विसेज सारे इंडियंस के लिए ओपन हुई। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले सिविल सर्वेंट बने जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर करा, और उसके बाद 30 साल उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सर्विस करी। और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं जो लोकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर इस एक्ट में पहली बार देखने को मिला। यहाँ पर एक एक मेंबर चुना जाना था बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस से। तो यही सारे पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार फिर से आपको मतलब मेन फीचर्स के थ्रू ये मैं आपको रिवाइज करा रहा था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।